Dijav, namaskar to all the delegates and look forward to interacting with you. What are regulatory disputes and how they are resolved in power sector? I have a counter question. सबसे ज्यादा लॉस पावर सेक्टर को या पावर प्लांट बनाने में कब होता है? Before 2003 and to some extent after 2003, मैक्सिमम लॉस पावर सेक्टर में या पावर प्लांट बनाने में जो होता था वो आईडीसी से होता था, इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. So power plants were typically a public sector undertaking, whether it is central public sector undertaking or state public sector undertaking. They were delayed because of any reason, and because of that delay, IDC बढ़ती जाती थी धीरे 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 धीरे. And the cost of the power project जो 1000 करोड़ होनी चाहिए वो पता चलता था एंड में 3000 करोड़, 4000 करोड़, 10,000 करोड़. जब आइडेंटिफाई करा गया कि व्हाट इज द रीजन, बट जो दो मेजर रीजंस थे उसमें कॉस्ट बढ़ने के और जो डिले होने के रीजंस थे, एक था फाइनेंशियल रीजंस, मे बी वर्ल्ड बैंक और सम अदर इंस्टीट्यूशन इज नॉट फंडिंग इट, और द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड सो इट इज नॉट फंडिंग इट. सेकंड मेजर रीजन था लीगल रीजन, बिकॉज ऑफ लिटिगेशन, बिकॉज ऑफ हाई कोर्ट मैटर्स, बिकॉज ऑफ मल्टीपल केसेस, कॉन्ट्रैक्टर के इश्यूज, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के इशू, लॉट ऑफ रीजंस वर देयर, लिटिगेशन और लीगल रीजंस. सो दो रीजंस हमने आइडेंटिफाई कर लिए, फाइनेंशियल रीजंस एंड लीगल रीजंस. 2003 में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बन रहा था कि ये कोशिश करेगी कि उस लीगल रीजन को हम कम कर दें या खत्म कर. लीगल रीजंस की जब रिसर्च करेंगे तो ये पता चला व्हेन एवर देयर इज अ डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू पावर सेक्टर, that dispute used to go generally to the High Court. When it went to the High Court judges being generalist, they were legal experts, they were intelligent in their respective fields, but power sector की जो nuances हैं और power sector के जो concepts हैं, terms हैं, so भाई open access क्या होता है, charges क्या होते हैं, tariff क्या होता है, maybe they needed more information about that. So क्या करते थे High Court के judges? वो तारीख पे तारीख, so effectively जो केस आता था, because obviously they needed time to understand those matters, so understanding took more time to them, तो वो तारीख पे तारीख, डेट्स पे डेट्स लगती थी और लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता था, और कॉन्सिक्वेंटली क्या होता था, आईडीसी, इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, बढ़ता जाता था धीरे धीरे. कॉस्ट ऑफ स्टैब्लिशिंग अ पावर प्रोजेक्ट यूज्ड टू इंक्रीज. तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक रास्ता निकाला और उन्होंने ये बोला एक काम करते हैं, रेगुलेटरी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए लेट अस क्रिएट अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, एंड दैट सेपरेट इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सबसे नंबर 1, अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अपील कहां से जाएगी? इट विल गो फ्रॉम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन. सो स्टेज 1 में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस वर क्रिएटेड. इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट. द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एंड टैरिफ डिटर्मिनेशन वर ट्रांसफर्ड टू इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन. नाउ देयर वाज अ चॉइस कि भाई वो टैरिफ से रिलेटेड जो इशू है और जो लाइसेंसिंग से रिलेटेड इशू है, इट गोज टू अ नॉर्मल हाई कोर्ट, जो 20+ हाई कोर्ट्स है अक्रॉस इंडिया, एंड देन इट गोज to the Supreme Court. But then High Court's judges were generalists, they were legal experts. एनर्जी सेक्टर में उनकी एक्सपर्टाइज नहीं थी. इसको कंटेन करने के लिए एक रास्ता निकाला गया, so that quick and effective, efficacious, relevant decisions are made with respect, with knowledge of power sector. एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिस इंस्टीट्यूशन का नाम था अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So appeals from independent regulatory commission. Independent regulatory commission का फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, मतलब है 3 चीजें: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टुगेदर आर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर. व्हाटएवर मैटर्स, जो भी डिसीजन ऑर्डर्स अगर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन ने पास किया है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड और कंटेंटेड विद दैट डिसीजन, यू वांट टू चैलेंज दैट डिसीजन, you have to file an appeal before appellate tribunal of electricity. One more thing is there. What are regulatory dispute? To understand regulatory dispute in simple words, दो तरह के disputes regulatory disputes होते हैं. One is with respect to licensing. So if somebody has applied for a license, he is not getting a license, where does he go? If somebody has applied for determination of tariff or adoption of tariff and there is a issue, then where does he file an appeal? These two broadly are regulatory disputes, and these regulatory disputes, once they are decided by independent regulatory commission, electricity regulatory commission, you have the powers to appeal it before appellate tribunal of electricity. Independent regulatory commissions के पास in addition to tariff disputes, in addition to licensing disputes, कुछ other disputes भी आते हैं. So for example, जो हमारे सेमी रेगुलेटर्स हैं, एक सेमी रेगुलेटर है फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर्स. सो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर एक सेमी रेगुलेटर है, बिकॉज दे आर रेगुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी. दूसरा सेमी रेगुलेटर है
ट्रांसमिशन प्लानिंग सेमी रेगुलेटर, जैसे CTU, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी। तीसरा भी स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर, तो फॉर एग्जांपल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इट इज अ स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर ऑफ पावर सेक्टर। दीज टिपिकली आर सेमी रेगुलेटर्स। उन सेमी रेगुलेटर्स से भी कोई इशू है, सो फॉर एग्जांपल CTU, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी को आपने एप्लीकेशन दी कि प्लीज गिव मी कनेक्टिविटी, CTU डिनाइज दैट कनेक्टिविटी फॉर एनी रीजंस। वेयर डू यू फाइल एप्लीकेशन और रिवीजन? दैट एप्लीकेशन विल गो टू इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। सो CTU है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, तो आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में अपील फाइल करेंगे। अगर STU है स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी, देन यू विल गो टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली जो हमारे फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर्स हैं, सो अगर रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर ने कोई ऑर्डर करा है या नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर ने कोई ऑर्डर करा है एंड यू वांट टू चैलेंज दैट ऑर्डर, देन यू गो टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। लेकिन अगर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने कोई ऑर्डर करा है एंड यू वांट टू चैलेंज दैट ऑर्डर, यू गो टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। लेट अस अज्यूम अब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने तो स्टैंडर्ड्स बना दिए, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे भाई लॉ में तो ये क्लियर है, इट इज एनफोर्सेबल, देयर इज अ पनिशमेंट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। पॉलिसी इज ऑप्शनल, इट इज आवर चॉइस। इफ वी वांट द बेनिफिट वी फॉलो द पॉलिसी, इफ वी डोंट वांट बेनिफिट वी डोंट फॉलो द पॉलिसी। लेकिन स्टैंडर्ड्स अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो आप क्या रेमेडी है? भाई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड। भाई फ्रीक्वेंसी पूरे इंडिया में सेम होनी चाहिए, सेम तरह के कंपोनेंट्स यूज करने चाहिए पावर सेक्टर में, और सेम तरह के सेफ्टी मेजर्स। अगर किसी ने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जो CEA ने बोला, देन व्हाट यू डू? देन टू एनफोर्स दोस स्टैंडर्ड्स यू कैन फाइल एप्लीकेशन अपील टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सो जो सेमी रेगुलेटर्स हैं उनकी अपील जाती है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, डिपेंडिंग ऑन किसका जुरिस्डिक्शन है। इवन ROW के मैटर्स में, सो राइट ऑफ वे में अगर आपका कोई इशू है जहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ करा है और आपको रिविजन पिटीशन फाइल करना है इंटरस्टेट पावर सेक्टर से, तो रिवीजन पिटीशन जाएगी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अगर स्टेट विद इन द स्टेट इंट्रास्टेट इशू है तो आप, और अगर ROW का इशू है आपको, देन यू द अपील विल गो टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रिवीजन पिटीशन। तो एक तो ब्रॉडर फ्रेमवर्क में रेगुलेटरी इश्यूज दो तरह के होते हैं, लाइसेंसिंग से रिलेटेड इशू, आपका लाइसेंस कैंसिल करा गया या लाइसेंस इशू करने से इशू है वो इशू। दूसरा टैरिफ से रिलेटेड इश्यूज। थर्ड विच आई हैव एडेड इज कि अगर सेमी रेगुलेटर्स के अगेंस्ट आपको अगर कोई भी अपील एप्लीकेशन फाइल करनी है तो इट विल गो टू इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। आफ्टर द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, if you want to challenge the decision of independent regulatory commission within 45 days, there is a limitation period, you have to file a appeal to appellate tribunal of electricity. So section 111 lucky number, it provides that appeal can be filed by appellate tribunal of electricity. Sir, question ye hai ki can we go to the Supreme Court? So the answer is yes. Once appellate tribunal of electricity has given its decision, then if any of the party, either of the party is not satisfied, it can approach the Supreme Court under section 125. There is also limitation period of 60 days. So 60 दिन के अंदर आपको you have to file a appeal to the honorable Supreme Court. So to sum it up, अगर regulatory disputes के बारे में बात करेंगे तो chain और channel ये है। लेवल पे आप देखोगे, चलिए semi regulators and power sector. Power sector मतलब generation, transmission, distribution, trading and supply of electricity, power sector हो गया। फिर उसके बाद आपके सेमी रेगुलेटर्स हो गए। इनमें जो आपको अपील फाइल करनी है, रिवीजन फाइल करनी है, इट विल गो टू इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। सेकंड लेवल पे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन मतलब SCRC, CERC, JERC, व्हाटएवर इज द डिसीजन ऑफ द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। इफ यू वांट टू फाइल अपील, देन यू गो टू appellate tribunal of electricity called APTEL. That appeal has to be filed within 45 days. If you want to challenge the decision of the APTEL, then within 60 days, you have to also file appeal to Supreme Court of India. The decision of APTEL per se is final. But in few cases, when you want to challenge the validity of the act, regulation, rules, then you approach the Honorable Supreme Court. It should be substantial question of law. Otherwise, APTEL decision is final. If there is a substantial question of law, अगर break out कर सकते हैं आप, then you go to the Supreme Court.